अच्छा तब तो सही है। चलो ठीक है। तो टॉपिक अपना स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विद पैरेक्सियल रे। तो जो भी हम लोग बात करें पैरेक्सियल, इंपॉर्टेंट बस बात ये ध्यान रखना कि अगर इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है तो अगर हमारा इमेज राइट साइड मतलब जिधर से इंसिडेंट आ रहा है उसके अपोजिट साइड पे इमेज बना, मतलब हम बोले कि इमेज रियल होगा, और अगर सेम साइड पर इमेज बन गया तो इमेज हमारा होगा वर्चुअल। तो जनरली इस टॉपिक के अंदर रियल वर्चुअल जो हम लोग बोलते हैं सीधा इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करो। पुट करने के बाद अगर b का वैल्यू पॉजिटिव आ गया मतलब इमेज होगा रियल, और b का वैल्यू नेगेटिव आ गया इसका मतलब इमेज हो जाएगा हमारा वर्चुअल। और पॉजिटिव नेगेटिव हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन जो हम लोगों ने पढ़ा है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को जो है रेफरेंस पॉजिटिव लेकर के जो हम लोग यूज करते हैं, उस कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अगर हम लोग कभी भी निकालते हैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद v अगर पॉजिटिव आया मतलब इमेज इज रियल, v अगर नेगेटिव आया तो इमेज इज वर्चुअल। जैसे कई बार क्वेश्चन में दे देगा कि जो इंसिडेंट रे दे दिया और क्वेश्चन में पूछा कि हमको कंडीशन निकालना है सो दैट इमेज शुड बी रियल, तो हमको करना क्या है v का वैल्यू निकालना, उसको ग्रेटर देन पुट कर देना इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब इमेज क्या हो गया रियल, और अगर वर्चुअल प्रूफ करने के लिए बोला तो इस लेस देन हमारा 0 कर देंगे। यहां तक माता हम बात गया होगा। अरे गया ना गया गया, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले हम इस इक्वेशन पे जाएंगे। इस वाले इक्वेशन में मान लो कि कोई भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, हर पोजीशन बताया था कि पोल से लेंगे तो इसको हम लोग शो कर लेंगे u, ठीक है। अब एक रे ले लेते हैं जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, तो एक ट्रांसमिटेड रे हमारा ये हो जाएगा। दूसरा कहीं पे भी ले लो एक रे, ये हो गया। इससे अगर हम लोग लेते हैं यहां पे तो ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको नाम दे देता हूं m का, ठीक है। अब एक बात इसमें ध्यान में रखेंगे कि जो भी हम रेखा बात में एकदम क्लोज टू p फॉल कर रहे हैं, यहां दूर दिखा जरूर दिया लेकिन इसके पास, ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमेज बनाने के लिए n2 को बड़ा मान लो n1 से, या फिर n2 को छोटा मान लो n1 से, उससे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेरिवेशन के दौरान। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि n2 इज ग्रेटर देन n1, तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और हम इधर की तरफ ले लेते हैं एक रे ये हो गया, एक ट्रांसमिटेड रे ये वाला हो गया, ये दोनों जाके इस पॉइंट पे कट किया, इसको हम लोग बोलेंगे इमेज। अब यहाँ P से लेकर के इमेज तक को अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो गया V। एक चीज अगर हम यहां से M से अगर इसको लो, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये नॉर्मल के साथ जो ट्रांसमिटेड रे एंगल बनाया है उसको हम लोग ले लेते हैं R। अब जितना भी रे हम लोगों ने चूज किया, सबसे पहले जो सबका एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस जो बना रहा है उसको इंडिकेट कर दो। जैसे सबसे पहले इंसिडेंट रे लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल ले लेते हैं हम लोग अल्फा। अच्छा ये हो गया ट्रांसमिटेड रे जो एंगल बना रहा है इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको लिख लो बीटा, और नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको ले लो गामा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए काम कर लो कि m को से यहाँ परपेंडिकुलर डाल लो इस पर n पे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर रे हमारा पैरेक्सियल होता है तो पैरेक्सियल होने का मतलब है कि रे अगर यहाँ फॉल करेगा तो इस जगह से अगर हम लोग लेते हैं m, तो m ये जो m से परपेंडिकुलर डाला n और p ऑलमोस्ट क्या होगा कोइंसिडेंट हो गया। तो जैसे जैसे पॉइंट को नीचे करते जाएंगे ये m जो है p की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, मतलब पैरेक्सियल रेस के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो उस केस में हमारा जो है p और n कोइंसिडेंट मान सकते हैं। इसका मतलब है कि p से लेकर के अगर ns लिखेंगे तो ns इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे ps, अगर हम लोग nc लिखते हैं तो दैट कैन बी रिटन एज pc, ni लिखा तो दैट कैन बी रिटन एज pi। तो एक पॉइंट ये है कि पैरेक्सियल रेज अगर हम लेंगे तो एक तो ये हो गया कि n और p कोइंसिडेंट होगा ऑलमोस्ट, दूसरा हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई चीज फॉल करेगा तो ये जो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के बनाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो दो पॉइंट ध्यान में रखने का जरूरत हो गया विद पैरेक्सियल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी स्मॉल, so tan I can be written as I, sin I can be written as I, cos I का बात होगा तो that can be written as 1, tends to 1 का बात करेंगे।
उसी तरह से sin r tan r कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज r। अच्छा, पैरेक्सियल के करस्पॉन्डिंग बात करो तो अल्फा बीटा गामा सब क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल होगा तो उसके इसमें tan अल्फा की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं, tan बीटा की जगह बीटा लिख सकते हैं, tan गामा की जगह गामा लिख सकते हैं। इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब डेरिवेशन करने वाले पार्ट में सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लगा करके इक्वेशन लिख लो। तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ पहले ट्रायंगल लेकर के वो सब कर लो। पहले अगर हम इस वाले ट्रायंगल पे देखें, ट्रायंगल एसएमसी से, ट्रायंगल एसएमसी से ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो आई कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस गामा। तो पहला हम ट्रायंगल लेते हैं एसएमसी, और ट्रायंगल एसएमसी से हम लोग क्या लिख लेंगे, आई इक्वल्स टू नथिंग बट अल्फा प्लस गामा। ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा हम लोग लेते हैं इस वाले की, देखो आर किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो एमसीआई वाले में आ रहा है। तो ट्रायंगल एमसीआई से देखो तो गामा मेरा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो गामा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर प्लस बीटा। तो अब यहां पे लिख लिया हम लोगों ने गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। इससे हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r इक्वल्स टू हो गया गामा माइनस बीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक होने के बाद हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे m पे। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट m अगर हम लोग बात करें तो n1 sin i की जगह n1 i लिख लेंगे, n2 sin r की जगह पे r लिख लेंगे। तो हम लोग यूजिंग स्नेल्स लॉ एट m अगर जाते हैं तो हो गया n1 i इक्वल्स टू n2 r। अब i और r का वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो ये हो गया हमारा n1, i की जगह पे लिखेंगे तो हो गया मेरा अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू n2, r की जगह पे लिखेंगे तो हो गया गामा माइनस बीटा। अब गामा वाले एक टर्म को एक साइड कर लो, बीटा को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा हमारा क्या, n2 बीटा प्लस n1 अल्फा इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा। अब मेरा टारगेट सिर्फ होगा बीटा अल्फा और गामा निकालने का। बीटा अल्फा गामा निकालने के लिए बेसिक सा चीज शुरू करो कि अल्फा किस राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो ये ट्रायंगल है MNS वाले में। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mn बाय ns। तो सबसे पहले अगर हम लोग अल्फा लिखने जाएंगे तो tan अल्फा कैन बी रिटन अप्रॉक्सीमेटली अल्फा एंड दैट कैन बी रिटन mn बाय ns, और ns को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, ps। तो यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है। बीटा अगर देखोगे तो कौन सा ट्रायंगल में हो गया, MNI वाले, इस वाले ट्रायंगल में आएगा। तो tan बीटा की जगह हम बीटा लिख सकते हैं। तो tan बीटा इक्वल्स टू mn डिवाइडेड बाय ni, और ni को अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, pi। तो tan बीटा की जगह पे लिख लेंगे mn डिवाइडेड बाय pi। अगर गामा का बात करें तो ट्रायंगल MNC देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें tan गामा को हम गामा लिख सकते हैं, दैट विल बी mn बाय nc, एंड nc को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखेंगे, pc। और ये जो pc है वो हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो सबसे पहले बीटा की जगह पे लिखने जाते हैं। तो बीटा हो गया ये ट्रायंगल। तो tan बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा एंड दैट कैन बी रिटन mn बाय ni। तो इसको मैं लिख देता हूं n2। ये हो गया mn डिवाइडेड बाय ni एंड ni कैन बी रिटन एज pi। तो इसको लिख लिया हम लोगों ने pi प्लस, अब आते हैं यहाँ पे n1 अल्फा। अल्फा इस राइट एंगल ट्रायंगल में हो गया। तो tan अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा। So alpha can be written as mn by ns and ns can be written as ps। तो इसको लिख लेंगे mn divided by ps equal to, ये हो गया हमारा n2 minus n1। अब आते हैं गामा वाले पार्ट पे। तो गामा हमारा MNC वाले में है तो लिखेंगे tan गामा approximately equals to गामा, that is mn by nc, मतलब mn by pc लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा mn बाय, ये हो गया pc। अब mn वाला पार्ट हमारा कैंसल आउट हो गया। कैंसल आउट हो गया तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बच गया, वो हो गया n2 बाय pi प्लस n1 बाय ps इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय pc।
तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्म में आ गया। बताया था कि जब भी हम लोग ऑप्टिक्स में फॉर्मूला डेरिवेशन करने जाएंगे तो सबसे पहले जो है ट्रायंगल वगैरह लेकर के लेंथ के हिसाब से चलेंगे तो सब हमारा पॉजिटिव होता है। उसके बाद हम उस पर कन्वेंशन इंपोज करते हैं ताकि प्लस माइनस में हमारा वैल्यू आ सके। कन्वेंशन चूंकि हम इंपोज करते हैं इसलिए एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसको वापस से कन्वेंशन अप्लाई करके जो है एप्रोप्रिएट फॉर्म में डालेंगे डिस्टेंस के और तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अगर डेरिवेशन करने के दौरान कन्वेंशन लगाया तो इट बिकम्स आवर नेसेसिटी टू यूज कन्वेंशन एट द टाइम ऑफ पुटिंग अप न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर नहीं किया तो सीधा बात है कि हम गलत इक्वेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ये सब जो है शुरू में बताया था प्रॉपरली। अरे याद तो होगा, हाँ ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब हम लोग इंपोज करेंगे कन्वेंशन। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखते हैं, वो किधर की तरफ है, राइट की तरफ। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया मेरा राइट। तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मतलब इसके पोल से राइट जो भी पोजीशन लेंगे दैट शुड बी टेकन पॉजिटिव, और पोल से लेफ्ट जो भी लेंगे दैट शुड बी टेकन नेगेटिव। अब यहां से हम लोग लिखना शुरू करेंगे पी आई। चूंकि आई पोजीशन जो है राइट में पी के, इसलिए बी को जब लिखेंगे तो ये तो डिस्टेंस है यहाँ पे जब मार्क किया, इसको पोजीशन के टर्म में लिखेंगे, इसको रेफरेंस लेके तो प्लस भी लिखेंगे। जब हम लोग पी एस पे जाएंगे तो एस मेरा लेफ्ट में है, डिस्टेंस तो यू है, लेकिन पोजीशन जब हम इसका लिखेंगे तो दैट शुड बी रिटन माइनस ऑफ यू। तो यहां से सबसे पहले लिखा है यहाँ पे n2 बाय ये हो गया प्लस ऑफ v प्लस n1 बाय ये हो गया माइनस ऑफ u। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय pc। तो c हमारा जो है राइट में है तो हम लोग इसका पोजीशन लिखेंगे प्लस ऑफ r, तो ये हो गया प्लस ऑफ r। और फाइनली यहां से अगर हम लोग चले क्या हो गया, तो हमारा अब यहां से फाइनल एक्सप्रेशन आ गया n2 बाय v माइनस n1 बाय u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। अब इस टॉपिक में जितना भी क्वेश्चन होगा सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करने आना चाहिए, इसके अलावा कोई ना तो लंबा चौड़ा ये टॉपिक है ना कोई बहुत बड़ा चीज है। डेरिवेशन सबको क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग जाएंगे सेकंड डेरिवेशन पे जो है हमारा m इक्वल्स टू n1 बाय n2 इनटू v बाय u। चूंकि हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द प्रिंसिपल एक्सिस लीनियर मैग्निफिकेशन को, या फिर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटर है कुछ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज लेकर के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड कंपलसरी, वो कर लेंगे। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं सेकंड डेरिवेशन के लिए। ये सब डेरिवेशन दिया हुआ है नोट्स में, पढ़ लेना। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हर अलग अलग रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए या फिर अलग अलग जो हमारा मिरर होगा उन सब के लिए अलग अलग है, इसलिए मैग्निफिकेशन का हर फॉर्मूला हर सिचुएशन में याद होना चाहिए। तो इसमें जब मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा दैट शुड बी n1 by n2 into v by u। उसके लिए अगर हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने लिया ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इधर ले लेते हैं पोल, इधर की तरफ ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक कोई भी हम लोग ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये ले लेते हैं A और ये ले लेते हैं B। A के लिए तो बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसका इमेज समवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा। B का इमेज बनाने का जरूरत है तो दो रे ले लेते हैं हम लोग। एक इधर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया n1 और इधर का ले लिया हम लोगों ने n2। पहला एक रे लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पे बना लो नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर हम मानते हैं कि n2 बड़ा है n1 डेरिवेशन के लिए, कुछ भी मान लो, उससे डेरिवेशन पर फर्क नहीं पड़ता है, पहले बताया था, सिर्फ अंतर होगा कि इमेज इधर बन जाएगा या फिर इधर बन जाएगा उसके हिसाब से। इसमें n2 अगर मान लिया बड़ा है n1 से, तब हम बोलेंगे कि दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इधर की तरफ एक रे चला गया।
तो हमारा पहला जो बात कर रहे हैं ये हो गया पहला ट्रांसमिटेड रे। दूसरा इससे पोल पे फॉल करा लेते हैं, ये पोल पे फॉल करा लिया, ये हो गया नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इसको हम लोग लिख देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, अब यहां से ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे है, इट विल बेंड टुवर्ड्स, क्योंकि हमने n2 बड़ा माना था, बेंड करेगा टुवर्ड्स, तो इधर की तरफ गया, दूसरा इधर आएगा, और ये रे और ये दोनों रे जाके कट किया इस पॉइंट पे, तो B के करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे मिल गया B डैश, और ये हमारा इमेज बन गया A डैश B डैश। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ये हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो इसको यहां से यहां तक मार्क कर देते हैं U से, और ये हो गया हमारा इमेज पोजीशन, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं V से डिस्टेंस। अब सबसे पहले हमको निकालना है A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB, तो हम लोग सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं P पे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, n1 sin I मतलब n1 I इक्वल्स टू n2 sin R, तो लिख सकते हैं n2 R। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो tan I ये हो जाएगा हमारा h0, ये हो गया hi। खैर अभी h0 hi के टर्म में नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग ट्रायंगल के साइड लेंथ के टर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां से, तो हो गया ट्रायंगल ABP से tan I कैन बी रिटन एज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पे लिखूं tan I, दिस कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज I एंड दिस कैन बी रिटन एज AB डिवाइडेड बाय PA। उसी तरह से अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे तो इससे हम लोग लिख सकते हैं tan R कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज R एंड दिस इज इक्वल्स टू A डैश B डैश डिवाइडेड बाय PA डैश। अब यहाँ पे I और R का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया n1, ये हो गया AB डिवाइडेड बाय PA इक्वल्स टू, ये हो गया n2, ये हो गया A डैश B डैश डिवाइडेड बाय PA डैश। चूंकि हमको A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB निकालना है, तो इसको इधर कर लो, बाकी टर्म्स को इधर ले आओ, तो हो जाएगा A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स टू नथिंग बट ये हो गया n1 बाय n2, और यहां पे आ गया हमारा PA डैश डिवाइडेड बाय PA, तो आ गया डिस्टेंस के फॉर्म में हमारे पास। अब हम इंपोज करते हैं कन्वेंशन इंपोज करेंगे, तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए P से राइट लिया, ये हो गया पॉजिटिव, P से लेफ्ट लेंगे तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब यहां से लिखने जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे A डैश B डैश, तो B डैश नीचे है इसलिए इसको लिखेंगे माइनस hi। फिर AB आया, जो मेरा B है वो ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, प्लस ऑफ h0, तो यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ hi डिवाइडेड बाय प्लस ऑफ h0 इक्वल टू, P से हमारा जो है राइट की तरफ है ये, तो हम लोग लिखेंगे प्लस ऑफ n1 बाय n2, पहले लिखने दो n1 बाय n2, और यहां पर PA डैश की जगह पे हो गया प्लस ऑफ B डिवाइडेड बाय, अगर हम PA का बात करेंगे तो A हमारा लेफ्ट की तरफ है माइनस ऑफ U, माइनस माइनस यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो hi बाय h0 इक्वल्स टू नथिंग बट n1 बाय n2 इनटू V बाय U, और hi बाय h0 को हम बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, सो m इक्वल्स टू नथिंग बट n1 बाय n2 इनटू V बाय U। तो ये हो गया डेरिवेशन सेकंड जो लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड होगा। डेरिवेशन किसी को दिक्कत है? नहीं है। अरे सबको समझ में आया नहीं? जल्दी पोस्ट कर। हाँ समझ में आ गया, चल ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिस समय मैंने आपको पावर टॉपिक पढ़ाया था डेफिनेशन देते समय, तो एक बार बताया था कि जो पावर हम लेते थे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और उसमें फिर बताया था कि लंबा सा कंडीशन दिया था कि अगर हमारा फोकल पॉइंट जो है या फोकल लेंथ का जो बात है, फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो उस केस में हम पावर को बोलते थे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा फोकल लेंथ, तो उस केस में हम लोग जो है
पावर का डेफिनेशन में चेंज करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद पावर के डेफिनेशन पे आते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग इस टॉपिक के अंदर जाएंगे प्रिंसिपल फोकस, और दो प्रिंसिपल फोकस का बात करेंगे। एक कहलाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरा कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। पहले हम दो क्यों बात करते हैं उस पर बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर डिफाइन करेंगे। तो इसको मैं अभी रब कर रहा हूं ताकि डायग्राम जो है दूसरा बना सकूं। तो टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। टॉपिक लिख देता हूं फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, जिसको फोकस बोलते हैं। अब उसका दो होने का रीजन समझाता हूं। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि हमको जो है इसको याद रखना जरूरी है, याद रखो तो खुशी का बात है, नहीं याद रखोगे तो इक्वेशन में खाली वैल्यू पुट करने आना चाहिए, काफी है। ये हो गया n1, ये हो गया n2। अब बात ये होता है कि जब हम फोकल पॉइंट का डेफिनेशन देते थे तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे, और जिस पॉइंट पर जाकर वो कन्वर्ज हो या जिस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज होगा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट को क्या बोलते थे? फोकल पॉइंट। अब जो मेरा इंसिडेंट रे पैरेलल है वो आप इधर से ला सकते हो। इधर से लाने पे मान लो कि ये सब कन्वर्ज करके इधर कहीं पे बना दिया, कन्वर्ज हो गया, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे फोकल पॉइंट हो गया। लेकिन अगर उल्टा सिनेरियो आते हैं कि रे हम पैरेलल लेते हैं इधर से, अगर इधर से पैरेलल रे लोगे तो फिर हमारा जाके मान लो ये कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज करेगा इधर की तरफ, और ये इधर की तरफ चला गया, और हम बोलेंगे कि जो एक जो है यहाँ हो जाएगा फोकल पॉइंट। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से लाते हैं तो किसी अलग जगह पर जाके कन्वर्ज किया, अगर हम राइट से ला रहे हैं तो अलग जगह पर जाके कन्वर्ज किया। तो एक चीज हो गया कि इसमें हम लोग लेफ्ट से आएंगे तो एक फोकल पॉइंट का बात करेंगे, राइट से अगर हम इंसिडेंट रे को लाते हैं तो दूसरे का फोकल पॉइंट हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि भाई n1 को जो इंसिडेंट रे के मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट रे हम लेते हैं, तो बेटर है कि एक ही साइड से अगर हम पूरा चीज करने जाएं तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जाओ कि मान लो कि अगर हम यहाँ कोई सोर्स रख देते हैं तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जो भी रे निकलता वो इसी पाथ को फॉलो करता हुआ चला जाता। अरे अगर सोर्स यहाँ रख देते तो क्या होता है? इसी वाले पाथ को फॉलो करते हुए चला जाता है इधर। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहां से हम दो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट का बात करेंगे। देखो फोकल पॉइंट का जो हम डेफिनेशन वहां पे देते थे, जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, जिस पॉइंट पर एक्चुअली कट किया प्रिंसिपल एक्सिस के या जिस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज हुआ उसको हम बोलते थे फोकल पॉइंट। दूसरा हम लोगों को ये बात पता है कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे रख दो तो उसका इमेज कहां बनता था? इंफिनिटी पे। तो एक रखा कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनता था? फोकल पॉइंट पे। दूसरा अगर हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे रखते थे तो इमेज बनता था हमारे कहां पे? इंफिनिटी पे। यही दो डेफिनेशन मेरा फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट का बेसिस बनेगा। पहला हम लोग लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। तो जब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, तो अब यहां पे इसको जनरली मैं f1 से डिनोट करूंगा, इसके फोकल लेंथ को स्मॉल f1 से। तो इसमें यह फार्मूला जो हमको यूज करना है वो तो है n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। इसमें मैं कोई कन्वेंशन अप्लाई नहीं करूंगा अभी, क्योंकि सिर्फ लेटर को रिप्लेस करूंगा। वो प्लस माइनस होगा जिस समय हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने जाएंगे उस समय पे। तो जब डिराइव फार्मूला से कोई और फार्मूला डिराइव करने में जाओ तो उस समय कन्वेंशन बिल्कुल नहीं लगाएंगे, सिर्फ लेटर को रिप्लेस कर सकते हैं उस जगह पे। जिस समय हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे उस समय एप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन के साथ उस वैल्यू को लिखोगे। तो अब यहां से पहले समझेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट का डेफिनेशन है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट इज डिफाइंड एज position of object for which
इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। मतलब अगर हम ये पॉइंट लेते हैं सोर्स का, जहां पे सोर्स का रखा, तो रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। इसको अगर हम लोग यहां से यहां तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ f1 से डिनोट करते हैं, तो इसका सीधा मतलब हो गया कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब u इक्वल्स टू f1 अगर रहा तो उस केस में v इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इंफिनिटी। सो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट इज डिफाइंड एज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जो अगर हम इधर से रे लाते तो इस जगह पे कन्वर्ट करता है। हम चूंकि एक ही साइड जो इंसिडेंट के मीडियम के साइड पे ऑब्जेक्ट को रखने का बात करेंगे, इसलिए हम लोग इस साइड पे रख रहे हैं कि अगर हम n1 के साइड पे रखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकल पॉइंट देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट के केस में इंफिनिटी है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो हम लोग लिखेंगे n2 v की जगह इंफिनिटी, तो n2 बाय इंफिनिटी माइनस n1 बाय u इक्वल्स टू, u की जगह पे हम क्या लिख लेंगे अब, f1 इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r। अब ये पार्ट गया जीरो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया इससे कि माइनस ऑफ n1 बाय f1 इक्वल टू नथिंग बट n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। तो हमारा फर्स्ट जो इसके अंदर आ गया वो, इसको ठीक से नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे लिख देता हूं माइनस n1 बाय f1 इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। और अगर f1 लिखना चाहो तो अभी मैं इसको मार्क कर देता हूं 1, और अगर हम f1 लिखने जाते हैं तो f1 इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ n1 r डिवाइडेड बाय n2 माइनस n1। ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। अब सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट का डेफिनेशन है कि if object is kept at infinity then position of image, तो position of image for object kept at infinity, मतलब अगर हम रे लाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो आफ्टर ट्रांसमिशन जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस से कन्वर्ज करे या फिर एपियर टू डाइवर्ज होगा उसको हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। तो इसको हम लोग लिखेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, और इसका हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। तो उसमें हम लोग इसको जनरली मैं f2 से डिनोट करूंगा, इसके फोकल लेंथ को स्मॉल f2 से। अब ये है डेफिनेशन के हिसाब से, सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट इज डिफाइंड एज पोजीशन ऑफ इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी या फिर फॉर इनकमिंग रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें u के जगह पे जब हम इंफिनिटी रखेंगे तो v के जगह पे आ जाएगा मेरा f2। अब यहां से इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो ये हो गया मेरा n2 बाय f2, ये हो गया n2 बाय f2 इक्वल्स टू, ये इंफिनिटी रखोगे तो जीरो हो जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। तो ये हो गया हमारा अगला, और f2 को अगर हम निकालें यहां से तो f2 कैन बी रिटन प्लस ऑफ n2r या सिंपली n2r डिवाइडेड बाय n2 माइनस n1। अब अगर हम f1 बाय f2 निकालने जाएं तो रेशियो अगर हम निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ का, दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ n1 बाय n2। इसका मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ का जो वैल्यू आएगा वो सेम नहीं आएगा, एंड दैट रेशियो विल बी n1 by n2। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट विल लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो अगर मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट लेफ्ट में होगा तो सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट राइट में होगा। अगर मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट राइट में होगा तो सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट जो हमारा लेफ्ट में होगा। तो इससे हमारा दो चीज हो गया, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ का जो रेशियो है दैट विल बी n1 by n2, और माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट विल ऑलवेज लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पोल ऑफ द मिरर। मान लो कि हम भूल गए डेफिनेशन, कोई मतलब नहीं है, सीधा एक बार इधर से लाना ऑब्जेक्ट को
तो यहाँ पे u के जगह पे क्या पुट कर देंगे, इंफिनिटी। n2 के जगह पे n2 ही रहने दोगे, n1 के जगह पे n1 रखा, यहाँ पे लिखोगे इंफिनिटी और यहाँ f2 लिख लोगे तो एक रिलेशन आ गया। मान लो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट का बात करेंगे, इधर से ले आना है, इधर से ले आओगे तो हम लोग बात करेंगे कि u की जगह पे तो इंफिनिटी रखोगे, लेकिन इस बार n1 की जगह पे क्या लिखोगे, n2, और n2 की जगह पे क्या लिखोगे, n1। अरे माता में नहीं गया बात। और उससे जब रिलेशन निकालोगे तो आपको ये वाला रिलेशन आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप पैरेलल लेके निकाल लो, एक पॉइंट पर फोकल पॉइंट इधर से ले आओ तो इधर आ गया, या फिर हम याद रखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, मतलब हम इंसिडेंट रे इधर से ही लाना चाहते हैं तो दो फोकल पॉइंट हमने डिफाइन किया, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, उसका डेफिनेशन होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर व्हिच इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब refracted ray will become parallel to the principal axis। उसका इक्वेशन अगर निकालते हैं तो f1 इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ n1r बाय n2 माइनस n1। फिर जाकर के सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट का बात करेंगे तो ये हो गया कि जो एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम रे लाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्ज किया उसको हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। तो when object is kept at infinity then position of image will be called second principal focal point। अब यहां से हम देख सकते हैं कि f1 और f2 दोनों जो फोकल पॉइंट हमने निकाला that depends on refractive index of medium। f1 में भी हमारा n1 है, n2 है और f2 में भी n2 और n1 है। इसका मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट जो दोनों हमने निकाला that depends on refractive index of the medium, इनका रेशियो आया n1 by n2 माइनस साइन मतलब हो गया अपोजिट साइड पे। यहां तक तो क्लियर होगा सबको? अरे फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हो गया। अब आते हैं पावर पे। जब हम पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लेंगे तो बताया था कि जो एकदम मोस्ट बेसिक डेफिनेशन जो पावर का मैंने बोला था दैट इज एबिलिटी ऑफ सरफेस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इन कमिंग रे। तो एक सरफेस का मेरा एबिलिटी टू कन्वर्ज को हम लोग बोलते थे पावर। अब चाहे रे को हम इधर से लाएं चाहे हम रे इधर से लाएं, एबिलिटी टू कन्वर्ज या डाइवर्ज एक सरफेस का हमारा चेंज नहीं हो सकता, मतलब पावर इज नॉट गोइंग टू चेंज, चाहे हम इनकमिंग रे लेफ्ट साइड से लाएं चाहे हम राइट साइड से लाएं, क्योंकि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस का एबिलिटी टू कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज विल रिमेन सेम। तो पावर हमारा सेम होना चाहिए। तो पावर का वहां पे हमने डेफिनेशन दिया था कि पावर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट दैट डेफिनेशन विल बी एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे डिपेंडेंट होगा तब हम पावर को डिफाइन करते हैं इस तरह से कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पावर इज डिफाइंड एज, रुको मैं रिलेशन तो रख लूं कम से कम पहला, एक था माइनस n1 by f1 ये वाला रिलेशन, दूसरा f1 ये वाला रिलेशन, ठीक है, तीसरा हम लोगों ने ये सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट के हिसाब से लिया था। ये चार रिलेशन रहने देता हूं, बाकी अभी रख रहा हूं। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे यहां से फर्स्ट पावर कि पावर इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पावर का बात करेंगे, मतलब मॉड ऑफ पी का अगर बात करेंगे तो दिस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेड्यूस्ड फोकल लेंथ। ये कहलाता है हमारा रेड्यूस्ड फोकल लेंथ एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें। अब बात होता है कि अगर हम पी एफ रेड्यूस लेते हैं तो एफ रेड्यूस का मतलब क्या है? एफ रेड्यूस का मतलब होता है फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रेड्यूस फोकल लेंथ का मतलब हो गया फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मेरे पास दो फोकल लेंथ है, एक है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, दूसरा है सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ का रेड्यूस अगर बात करेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ का रेड्यूस फोकल लेंथ जो हम लिखते हैं दैट शुड बी रिटन एज फोकल लेंथ f1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सोर्स जो रखा है वो रखा किस मीडियम के अंदर? वो हमारा इंसिडेंट रे के मीडियम के अंदर। इसलिए जब भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट का बात करेंगे
तो वो किस मीडियम में लाई करने का बात करेंगे, वो N1, क्योंकि वो हमारा इंसिडेंट रे से रिलेट कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेट किया हमने, ऑब्जेक्ट से रिलेट किया मतलब इंसिडेंट रे से रिलेट किया, इंसिडेंट रे से रिलेट किया मतलब किस मीडियम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको डिवाइड करेंगे हमेशा, तो N1 से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ शुड बी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। अब सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या दिया कि ऑब्जेक्ट हमने जब इंफिनिटी पे रखा तो पोजीशन ऑफ इमेज, अब पोजीशन ऑफ इमेज हमेशा ट्रांसमिटेड रे से होगा, ट्रांसमिटेड रे का मीडियम कौन सा है, N2, इसका मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ का रेडियस फोकल लेंथ निकालने जाएंगे तो उसको डिवाइड करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ट्रांसमिटेड रे, तो F2R लिखोगे तो दिस शुड बी रिटन एज F2 by N2। अब फिर बात होता है कि अगर हम पावर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पावर लिखने जाएं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पावर तो हमारा हो जाएगा 1 by F1R या फिर 1 by F2R, और उसको लिखेंगे तो आ जाएगा मेरा N1 by F1 इक्वल्स टू हो जाएगा N2 by F2। लेकिन अब फिर यहां से आपको दिक्कत क्या आएगा वो देख लो, N1 by F1 और N2 by F2 का अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑन अपोजिट साइड। अब अगर मैं पावर को डिफाइन करने जाता है यहाँ पे कि पावर को मैं लिख देता हूं 1 by F1R या फिर 1 by F2R, तो 1 by F1R के हिसाब से चलोगे तो क्या आ जाता है हमारा N1 by F1, और इसके हिसाब से चलते तो होता है N2 by F2। लेकिन अब यहां से एक बात और है कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ पोल ऑफ मिरर। मान लो कि सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट इधर है और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट इधर है, तो जब आप F1 का वैल्यू यहां पे लिखने जाओ तो नेगेटिव के साथ दोगे, तो यहां नेगेटिव के साथ लेंगे, यहां पर अगर लेने जाओ तो ये आ जाएगा हमारे किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। अब ये वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं और ये वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं तो एक में पावर हमारा नेगेटिव आया, एक में आया पॉजिटिव, जबकि बताया था कि पावर कभी भी हमारा चेंज नहीं हो सकता, चाहे रे मेरा इधर से लाए चाहे हम रे इधर से लाए। तो इसलिए जब हम पावर का डेफिनेशन देते हैं फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट है उसके रेडियस फोकल लेंथ को माइनस के साथ लिखेंगे। तो पावर इज डिफाइंड, पावर ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ N1 by F1 इक्वल्स टू N2 by F2। वैसे अब याद रखने के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वो देखा है यहाँ पे, जब हम लिख रहे थे N2 by V माइनस N1 by U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 by R। पावर चूंकि चेंज नहीं करता है इसलिए इस इक्वेशन में जो मेरा कांस्टेंट वाला पार्ट है वो ये है, जब आप U चेंज करोगे तो V चेंज करेगा, बट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि इस इक्वेशन में U चेंज करने पे V चेंज हो रहा है बट दिस विल बी कांस्टेंट। तो इक्वेशन का जो मेरा कांस्टेंट पार्ट होता है वही आता है एक्चुअली पावर। तो जब भी क्वेश्चन में अगर आ गया कि बताओ भैया पावर क्या है तो N2 का वैल्यू डालना, N1 का वैल्यू डालना, R का वैल्यू डाल देना एप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन से, वो आ जाएगा मेरा पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्योंकि देखो हम लोगों ने जो लिखा है दैट इज माइनस N1 by F1, P को हम लिखेंगे या तो माइनस N1 by F1 या फिर प्लस ऑफ N2 by F2 लिखते हैं। तो माइनस ऑफ N1 by F1 का वैल्यू किसके बराबर है, N2 माइनस N1 by R के बराबर है, प्लस ऑफ N2 by F2 जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उसका वैल्यू भी कितना है, N2 माइनस N1 by R के बराबर है। मतलब पावर को जब भी हम बात करेंगे तो पावर इज नथिंग बट माइनस ऑफ N1 by F1 और N2 by F2 एंड बोथ कम्स आउट टू बी इक्वल टू N2 माइनस N1 by R। तो फाइनल हम लोग लिखेंगे कि दिस शुड बी रिटन एज N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। तो जब भी पावर वाला कोई भी क्वेश्चन होगा या तो आप पहले F1 F2 निकालो तब जाकर के वैल्यू पुट करो, या सीधा है कि N1 N2 और R का वैल्यू पुट कर दो, उससे पावर हमारा निकल जाएगा। पावर वाला पूरा चीज क्लियर है या फिर से बताऊं, क्लियर है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को लेकिन याद रखना और क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हम बात करेंगे कि कभी भी फोकल लेंथ डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के ऊपर, तो उस केस में हम लोग जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पावर विल बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेड्यूस फोकल लेंथ। और जब भी हम रेड्यूस फोकल लेंथ निकालेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ को जो है डिवाइड करेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे से, और जो हमारा
आएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, उसको डिवाइड करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ट्रांसमिटेड रे से। दूसरा पावर का जो हम लिखने जाएंगे तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ वाला पार्ट होगा मतलब रेडियस फोकल लेंथ, उसको माइनस के साथ लेना, और जो मेरा सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ वाला का रेडियस फोकल लेंथ होगा उसको प्लस के साथ लेंगे। तो माइनस ऑफ n1 by f1 इक्वल्स टू प्लस n2 by f2, और इसको हम लोग फाइनली लिख लेंगे n2 minus n1 by r, जो हमेशा इक्वेशन का ये कांस्टेंट वाला पार्ट है वो देगा। तो इतना सा याद रख करके चलना, ये बात गलती मत करना कि कहीं पे भी अगर पूछा पावर मतलब 1 by f लिख दिया तो माइनस कितना आ जाएगा, दिल खोल करके -1 आएगा। तो इसीलिए ये बात भूलने का तो जरूरत नहीं। इसमें कहानी मैं हर बैच में सुनाता था, लेकिन नहीं सुनाऊंगा, टाइम भी उतना नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो आपको जो अपना सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है पता ही होगा, तो उस पर हम लोग बात। हाँ हाँ बोलिए। हो गया। कहानी सुनाने में तब ठीक है, 1 सेकंड मैं 1 मिनट लेकर के बता देता हूँ, लंबा नहीं खींचूंगा उसको। तो बढ़िया से इंस्टीट्यूट के बारे में तो पहले कई बार। हाँ 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 चलो लेंस वाला जब टॉपिक पढ़ा लूंगा तो वो वाला कहानी सुना दूंगा। अभी के लिए सिंपल सही है। अरे सर यार, रेड्यूस फोकल लेंथ का क्या मतलब बताया था? रेड्यूस फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। दो फोकल लेंथ है मेरा, फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ को अगर डिवाइड करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो मीडियम 2 है हमारा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ को किससे हम लोग वो कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं तो वो हम इंसिडेंट रे से रिलेट करेंगे। इंसिडेंट रे से रिलेट करेंगे मतलब उसको किससे डिवाइड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे से। सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ का अगर रेडियस फोकल लेंथ निकालना है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी देन पोजीशन ऑफ इमेज। इसका मतलब हो गया पोजीशन ऑफ इमेज मतलब उसको हम किससे रिलेट करने जा रहे हैं, ट्रांसमिटेड रे से। ट्रांसमिटेड रे का मीडियम क्या है, तो वो है हमारा n2। तो उस केस में हम लोग जब भी सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ का जो रेडियस फोकल लेंथ निकालेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे किससे, तो हम डिवाइड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और ट्रांसमिटेड रे। तो लिख करके दिया सर यार कि f1r का मतलब हो गया f1/n1, f2r का मतलब क्या हो गया f2/n2। और पावर को हम डिफाइन करते हैं जब भी पावर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेड्यूस फोकल लेंथ। तो 1/f रेड्यूस लिखा जाता है, तो 1/f रेड्यूस में आ जाएगा हमारा, तो लिखेंगे f1/f1/n1 मतलब n1/f1, f2/n2 मतलब n2/f2। ये तो हमारा
एब्सोल्यूट वैल्यू हुआ। लेकिन पावर का वैल्यू कभी भी हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ को लेकर के चले या फिर सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ को लेकर के चले। तो इसलिए बोला कि ये दोनों अपोजिट साइड पे होगा, तो हम इसको माइनस के साथ लेते हैं हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ वाले रेडियस फोकल लेंथ को, और इसको प्लस के साथ लिखेंगे। तो फाइनल पावर लिखा माइनस ऑफ n1/f1 इक्वल्स टू n2/f2। अब अगर मान लो कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ लेफ्ट में होगा तो हम माइनस के साथ लिखेंगे इसको, अगर माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो उस समय पे डेफिनेटली सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ किधर होगा, राइट में होगा। तो उस केस में हम पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा दोनों साइड। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ इधर होगा तो हमारा जो है f1 की जगह प्लस लिखेंगे, पावर नेगेटिव आएगा। तो उस केस में मेरा सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ किधर लाई करेगा, लेफ्ट में लाई करेगा। तो उसमें f2 की जगह पे नेगेटिव आएगा, मतलब साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग माइनस ऑफ n1/f1 इक्वल्स टू प्लस ऑफ n2/f2 लिखेंगे, और ये दोनों वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा, n2 माइनस n1/r के बराबर। तो यहाँ पे लिख करके दिया था माइनस n1/f1 n2 माइनस n1/r, यहाँ n2/f2 हो गया n2 माइनस n1/r। तो ये सीधा फॉर्मूला हम याद रख करके चलेंगे। इसमें फिर से वंस मोर क्या है, मूवी चल रहा है कि फिर से दबा दे, वंस मोर देख लेते हैं दैट। चल अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में बस पूरे टॉपिक के अंदर इस बात पर सिर्फ आपको ध्यान रखने की जरूरत होगा, पावर वाला, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। चूंकि सब में सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, इसलिए मैंने इस पे कोई क्वेश्चन आपको ज्यादा लिया नहीं है। एक आध क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन सिर्फ मैंने इस टॉपिक के अंदर लिया है, ताकि एक बार सिखा दूं कि उसमें जो है वैल्यू कैसे पुट करते हैं प्लस माइनस। तो ऐसे आता ही होगा, फिर भी उसको यूज करके हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे, और फिर बढ़ेंगे आखिरी टॉपिक जो लेंस, जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन चलो सीआरक्यू का। फॉर्मूला अपना लिख लो, आप लोगों को जो एकदम हर हालत में याद रहना चाहिए। 2 फॉर्मूला याद रखोगे, एक रखोगे n2/v माइनस, लिखते जाओ साथ में, एक बार के लिए याद हो जाएगा, n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पोजीशन निकालने वाला होगा तो दूसरा फॉर्मूला याद रखना, दैट इज m इक्वल्स टू n1/n2 इनटू v/u, जहां पे m का मतलब हम लोग जो है कब से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसको साइज ऑफ इमेज और इसको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। और तीसरा पार्ट जो मैंने पढ़ाया, तीसरा चीज पावर का बात करेंगे, तो पावर का डेफिनेशन हम लोग देंगे कि दिस इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ n1/f1 equals to plus of n2/f2, and this will be equals to basically n2 minus n1/r। तो कभी भी क्वेश्चन जो होगा पावर रिलेटेड, तो आप फोकस करना सिर्फ इस वाले में वैल्यू पुट कर देना। ये जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट वाला पार्ट है वही पावर है, क्योंकि पावर हमारा चीज नहीं होगा चाहे वे हमारा पैरेलल ऑफ लेफ्ट साइड से या फिर राइट पे। तो ये 3 चीज है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है। वैल्यू डालने का है तो वैल्यू डाल के आंसर नहीं, सिर्फ ये देखना कि आप लिखते इसमें एप्रोप्रिएट साइन कन्वेंशन का आप यूज करना, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अगर हमारा पावर नेगेटिव आता है तो इतना तो पता होगा कि पावर नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो गया, डाइवर्जिंग। और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, कन्वर्जिंग। और डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग किसके बेसिस पे डिसाइड करते थे हम लोग, वो ये कि इनकमिंग रे आफ्टर ट्रांसमिशन अगर बेंड करेगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस तो बोला उसको कन्वर्जिंग, और अवे बेंड किया तो उसको क्या बोलते थे, डाइवर्जिंग। ये सब तो याद होगा ना, एमआरसी के बच्चा याद तो होगा सब, हैं? गुड, चलो ठीक। तो ये 3 फॉर्मूले को ध्यान में रखना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। डायग्राम बना लेना सब जरा साथ में। क्वेश्चन नंबर 49 पे क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर
विथ रेडियस r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो पहले यहां पे बना लो एक ग्लास स्फीयर, हो गया। इसका दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर का, तो यहां पे बना लो एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूं पहले। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको लिख लेते हैं P1, इसको लिख लेता हूं मैं P2, ठीक है। R का वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब कहा क्वेश्चन में, रुको इधर थोड़ा और बढ़ा देता हूं, सीधा नहीं बना लाइन, लाइन सीधा बनाना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब का क्वेश्चन में कि एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, तो 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा रखे हो तो यहां बना देता हूं। ये हो गया पोजीशन ऑफ सोर्स, में लिख देता हूं ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे, ये हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द स्फीयर। सिर्फ अगर इमेज वर्ड लिखा है तो उसका मतलब होता है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज हम बात करेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास जो दे रखा है वो दे रखा है हम लोगों को 1.5, तो n इक्वल्स टू यहाँ पे लिख लेंगे 1.5, और बाहर का मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा 1, तो ये हो गया हमारा 1। अब देखो सोर्स से जो भी रे निकलेगा, ये तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, ये रे तो सीधा चला जाएगा, ठीक है। अब पहला जो है, जितना भी हम रे का बात कर रहे हैं, चूंकि पैरेक्सियल रे का बात कर रहे हैं, तो हर रे जो हम बात करेंगे वो P1 के एकदम क्लोज फॉल करना है। तो दिखाने को मैं यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ दिखा दूं, लेकिन सब रे किसके आसपास फॉल करेगा? P1। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा P1 पे, सेकंड रिफ्रैक्शन यही रे जो है यहाँ जब फॉल करेगा तो सेकंड रिफ्रैक्शन मेरा राइट कर्व सरफेस पे होगा, यहाँ पे होगा फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट लेफ्ट कर्व सरफेस, सेकंड रिफ्रैक्शन एट राइट कर्व सरफेस, और इस रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगा, मतलब फर्स्ट इमेज बनेगा इस रिफ्रैक्शन पे, सेकंड इमेज बनेगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने के बाद, इसके बाद जो रे निकलेगा, नो फर्दर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, तो मतलब सेकंड इमेज इस केस में हो जाएगा फाइनल इमेज। तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है? फाइनल इमेज का पोजीशन। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? रे क्वेश्चन आज हमने, हाँ। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले। रे डायग्राम कभी भी पहले बनाने का जरूरत नहीं है, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रे डायग्राम का एक्चुअली जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और जो हमारा किधर से रे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन ये यूज करेंगे, n2/d - n1/u = n2 - n1/r। अब कन्वेंशन अगर यूज करते हैं तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन राइट है, मतलब राइट डायरेक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो रेफरेंस जो हम लोगों ने लिया वो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ, लेफ्ट हो गया निगेटिव। जब हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन का बात करेंगे तो हर कन्वेंशन और पोजीशन कहां से लेंगे? P1 से। जब हम सेकंड रिफ्रैक्शन पर आएंगे तो हर पोजीशन और हर कन्वेंशन कहां से अप्लाई करेंगे? P2 से। तो ऑल कन्वेंशन जो हम लोग करेंगे वो उस पोल से बात करेंगे, कन्वेंशन और पोजीशन दोनों उस पोल से हम लोग लेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये रे हम लोगों ने मान लो यहाँ पे इंसिडेंट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे इमेज ऑफ S ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑन लेफ्ट surface of sphere, surface of sphere, और उसको नाम दे देंगे इमेज I1 का। ठीक है, अब फॉर्मूला तो हमारा यहां पे आएगा वही कि n1/v n2/v माइनस ऑफ n1/u इक्वल्स टू
n2 माइनस n1 बाय r। अब कन्वेंशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले n1 का मतलब है मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये इधर से आ रहा है, तो मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे हमारा क्या है, एयर मीडियम है, इसलिए n1 के जगह पे हो गया 1। तो मैं वेयर करके लिख देता हूं आपको। तुम लोग लिख सकते हैं वेयर। अब समझेंगे सबसे पहले कि बाउंड्री पर जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो इस मीडियम से, तो n1 का मतलब होता है मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, ये वैल्यू हो गया 1। ट्रांसमिटेड रे का मीडियम होगा हमारा उसके बाद, वो हो गया 1.5। ठीक है, अब आते हैं u पे। तो u का p से हम बोलेंगे लेफ्ट की तरफ है, तो u इज नथिंग बट माइनस ऑफ p1s। सो दिस शुड बी रिटन एज माइनस ऑफ p1s का वैल्यू कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं r पे। तो p1 से सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, तो राइट में है तो r को हम लिखेंगे प्लस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट चीज हम लोग लिख लेंगे कि r इक्वल्स टू नथिंग बट प्लस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये कन्वेंशन सबको क्लियर है? अरे अब वैल्यू पुट करें यहाँ पे। अब n2 बाई v के जगह पे अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो n2 हो गया 1.5, पहला इमेज है इसलिए v के जगह पे मैं लिख देता हूँ v1। इसमें कन्वेंशन लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये अपने आप प्लस माइनस जो भी आएगा उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे। माइनस ऑफ n1 के जगह पे हो गया 1, u के जगह पे हो गया माइनस ऑफ 2.5 इक्वल्स टू n2 के जगह पे हो गया हमारा 1.5 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय r की जगह पे हो गया प्लस ऑफ 10। अब इससे अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो ये आ गया 1.5 बाय v1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर कर देता हूं। तो यहां पे हमारा टर्म आया 0.5 बाय 10 माइनस ऑफ 1 बाय 2.5। अब अगर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 आया तो ये 0.5 हो गया, यहाँ 4 आ गया। तो इसके हिसाब से अगर लिखेंगे हम लोग, यहीं पे लिख देता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट 1.5 बाय v1 इक्वल्स टू नथिंग बट, नीचे आ गया हमारा 10, यहां पे लिखेंगे 0.5 माइनस ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 3.5। मतलब v1 का वैल्यू अगर हम लिखने जाएं तो v1 इक्वल्स टू हो जाएगा नथिंग बट 15 डिवाइडेड बाय 3.5, तो माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 3। कुछ गड़बड़ है, रुक, 3.5 ना ठीक, ना ठीक है, सब ठीक होगा। 150 बाय 35, 150 बाय 35 करोगे तो हमारा हो जाएगा 5 से 7, मतलब 30 बाय 7 आ जाएगा। तो इससे आ गया हमारा माइनस ऑफ 30 बाय 7 सेंटीमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम लोग 4 पॉइंट समथिंग जाएंगे तो 2.5 माइनस में है, मतलब P1 से लेफ्ट की तरफ होगा। कितने दूरी पे, तो 4 पॉइंट अगर करेंगे तो नियरली 3 आएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं कहीं पे जो हमारा इमेज फॉर्म किया I1। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ट्रांसमिटेड रे ये था, ये डाइवर्जिंग का सिचुएशन बताया था कि जो भी इमेज होगा तो ट्रांसमिटेड रे इमेज के पोजीशन से हमेशा क्या होता है, डाइवर्ज होता है। तो डाइवर्ज होता है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम इस लाइन को लेकर के चले यहां से, तो ये वाला जो रे है आफ्टर ट्रांसमिशन पहुंचा होगा यहाँ पे। तो एक ट्रांसमिटेड रे, इसको पीछे खींचा, इसको पीछे खींचा, इमेज बन गया यहाँ पे I1। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हमारा आया, दिस इज नथिंग बट v1 इक्वल्स टू 30 बाय 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया v1 इक्वल्स टू 30 बाय 7 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर सबको? अब सेकंड रिफ्रैक्शन होगा हमारा राइट कर्व सरफेस पे।
इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन बिहेव करेगा, जल्दी बोल वहां से। इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, I1। हाँ, तो पोजीशन ऑफ I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन ऑन राइट कर्व सरफेस। तो अब यहां से हम लोग लिखेंगे, लेकिन उसके पहले आप इस यहां तक कंप्लीट करो, स्पेस नहीं मेरे पास। हाँ ठीक है, I1 होगा। क्योंकि ये दोनों ट्रांसमिटेड रेस पे फॉल किया, तो इस सरफेस के लिए ये क्या है, इनकमिंग रेस, और इनकमिंग रे का पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है I1। सो I1 विल एक्ट एज रियल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन ऑन राइट कर्व सरफेस, क्योंकि डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है। हुआ सबका? जैसे कंप्लीट हो जाए प्रॉम्प्ट कर देना मेरे को। डन हो गया। 1 मिनट और दे रहा हूं, तब तेजी से लिख लो। चलो अब डन हो गया, तो रब कर रहा हूं मैं। कोई नो वाले नहीं हो ना, सिर्फ इस वाले के लिए, इतना सा के लिए नहीं हो। चलो ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे किसका इमेज बनेगा, I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो हम लोग लिखते हैं इमेज ऑफ, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया I1, और अल्टीमेटली तो सब इमेज होगा S का, लेकिन ये एक्ट करेगा कौन सा, इमेज ऑफ S जो हमारा I1 है, दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि इमेज ऑफ I1 will due to refraction at right surface, या सेकंड सरफेस बोल सकते हो, राइट सरफेस ऑफ स्फीयर, दैट इज इमेज I2। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा वही होगा, N2/V माइनस ऑफ N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय R। अब सब पहले मैं लिख देता हूं
कि n1 n2 u किसको लोगे, r क्या लोगे, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं यहां आता है n इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब पहले वेयर में हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले n1 क्या है, तो इस बार हमारा रे का मीडियम क्या है 1.5 वाला, मतलब n1 की जगह पे हो गया हमारा 1.5। ठीक है, n2 तो ट्रांसमिटेड रे का मीडियम होगा 1, तो ये हो गया n2 इक्वल्स टू 1। अब आते हैं u पे। जब हम u लिखने जाएंगे तो u लिखते समय हम अब यहां से लेंगे पोजीशन, तो P2I1 कहलाएगा हमारा u, चूंकि लेफ्ट की तरफ है इसलिए हम लोग माइनस के साथ लेंगे, तो माइनस ऑफ P2I1। अब माइनस ऑफ P2I1 लिख रहे हैं, P2I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P2P1 प्लस P1I1, तो P2P1 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, P1I1 30/7 हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन माइनस ऑफ P2P1 प्लस P1I1, और P1I1 का वैल्यू हो गया मेरा 30/7, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं कि U इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर प्लस हमारा हो गया 30/7 सेंटीमीटर, so this will come out to be minus of 170 divided by 7 सेंटीमीटर। ये U हो गया। अब आते हैं R पे। P2 से देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोजीशन लेफ्ट की तरफ है, इसलिए R हम लेंगे माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे कि R विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अब हर कन्वेंशन हर पोजीशन कहां से ले रहे हैं, P2 से, सेंटर ऑफ कर्वेचर P2 से लेफ्ट की तरफ है, तो लिया माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज को पुट कर लो यहाँ पे, सेकंड इमेज है तो v की जगह v2 लिख देता हूं, तो n2 की जगह पे हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय, ये हो गया v2 माइनस ऑफ n1 की जगह पे लिखेंगे तो आ गया 1.5, u की जगह पे हम लोग लिखेंगे तो आया हमारा माइनस ऑफ 170/7 इक्वल टू n2 माइनस n2 हो गया 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय हमारा हो गया 10, किसके साथ, माइनस के साथ, ये हो गया। अब यहां से लेंगे तो ये आ गया मेरा 1/v2 इक्वल टू, तो 1/v2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 17.5 मतलब 10.5 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर की तरफ, तो डायरेक्टली लिख दूं, ये हो जाएगा माइनस 0.5 माइनस 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 कट गया, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10, और इधर से लाओगे तो आ जाएगा प्लस ऑफ 10.5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा 170, कुछ तो गड़बड़ है, माइनस में आएगा ये, अरे माइनस माइनस प्लस था, इधर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने पे जाएंगे तो यहां पे हो गया हमारा नथिंग बट 1/v2 इक्वल्स टू, एलसीएम यहां पे ले लेते हैं 170 अगर यहां पे लोगे तो 17.5 जा तो 8.5 माइनस 10.5 मतलब -2 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 170 हो गया, मतलब v2 का वैल्यू इससे जो हमारा निकला दिस इज इक्वल्स टू, इसको v2 में यहां लिख रहा हूं फाइनल कि v2 इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ऑफ 85 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि P2 से लेफ्ट की तरफ होगा, कितने डिस्टेंस पर, 85 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब यहां कहीं पे इमेज बनेगा हमारा I2 और यहां से यहां तक होना चाहिए 85। तो चूंकि डाइवर्जिंग का सिचुएशन होना है तो मैं यहां से रे को बनाता हूं कि ट्रांसमिटेड रे इमेज के पोजीशन से डाइवर्ज होगा, मतलब ये वाला रे इधर चला गया होगा और ये रे तो सीधा इधर गया होगा, और ये दोनों को पीछे खींचा तो इमेज बना I2।
और इससे हमको मिला कि P2I2 का जो डिस्टेंस होगा, सो दैट इज P2I2 इक्वल्स टू नथिंग बट 85 सेंटीमीटर टू लेफ्ट ऑफ P2, टू लेफ्ट ऑफ P2 लिख लेंगे। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन का, क्योंकि दिस विल बी फाइनल इमेज। इसके बाद रे का कोई फर्दर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सो I2 विल बी कॉल्ड फाइनल इमेज। ये हो गया फाइनल इमेज। और एक बात ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चन में जाकर के मेरा रिफ्रैक्शन कोई सरफेस जो है मिरर कर दिया इस तरह का, आप एक रे के पाथ को फॉलो करना शुरू करना। जितनी बार रिफ्लेक्शन उतनी बार इमेज, जितनी बार रिफ्रैक्शन उतनी बार इमेज, और हम तब तक जाके इमेज बनाते हुए जाएंगे, मतलब इक्वेशन लिखते हुए इमेज का पोजीशन निकालते जाएंगे, जब तक कि आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसमिशन कोई भी फर्दर रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन पॉसिबल ना हो। तो जब मेरा कोई फर्दर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तब कहेंगे कि दैट विल बी फाइनल इमेज। और जब भी क्वेश्चन में सिर्फ इमेज वर्ड लिखा है, इसका मतलब भी होता है कि पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ये नहीं कि एक बार इस पे बना लिया, इस पे बना लिया, उस पे भूल गए कि भाई ये लौट के भी जा रहा था। तो इसलिए ध्यान में रखना कि एक रे के पाथ को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। जिस इमेज के बाद हमारा कोई फर्दर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा, दैट विल बी कॉल्ड फाइनल इमेज। और जब तक हमको फाइनल इमेज तक ना पहुंच जाओ, तब तक जो है इक्वेशन लिख के इमेज बनाते रहोगे। बात गया नहीं गया माता में? चलो ठीक। सीक्वेंस ऑफ राइटिंग तो क्लियर है ना? नीचे लिख करके पहले यहां तक लिख लेना इस तरह से जाकर के, और ये लास्ट पार्ट है इतना सा। आज वाला एक्सरसाइज जो दूंगा सब बनाना बैठ करके, क्योंकि इसमें सब में बस एक फॉर्मूला यही है, इसको यूज करना। हो गया? जब हो जाए प्रॉम्प्ट कर देना। पकाना नहीं मेरे को ज्यादा। एक तो डन आ गया। हाँ आ गया, कंप्लीट हो गया। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे। सवाल संख्या 50। ठीक है परिधि, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे प्रॉम्प्ट कर देना। ठीक है परिधि का डन आ गया। अब तो कोई नो वाले नहीं हो ना, रब कर रहा हूं फिर।